द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड्स एक साथ आए थे, इसीलिए मैं इन तीनों को ही एक साथ समझाने वाली हूँ। स्टोरी लाइन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, एपिसोड वाइज नहीं। तो पहले चलते हैं हैलब्रांड की तरफ। आपको याद होगा हैलब्रांड को गैलाड्रियल साउथलैंड्स का राजा समझ रही थी, बट वो एक्चुअली डार्क लॉर्ड सौरॉन था। सौरॉन चाहता तो था कि गैलाड्रियल उसे ज्वाइन कर ले ताकि दोनों मिलकर मिडिल अर्थ पर राज करें, लेकिन गैलाड्रियल इसके लिए नहीं मानती, बल्कि सौरॉन को रोकने का उसका इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हमने सौरॉन को मॉर्डोर की तरफ जाते हुए देखा था। सीजन 2 की शुरुआत होती है सौरॉन की बैक स्टोरी से। हमें पता चलता है कि अडार से उसका क्या कनेक्शन था। सीजन 1 में जब अडार ने गैलाड्रियल को कहा था कि उसने सौरॉन को मार डाला है, तो उस बात में कितना सच था। मॉर्गोथ की हार के बाद सौरॉन खुद को नया डार्क लॉर्ड घोषित करता है। वो मिडिल अर्थ को कॉन्क्वर करने के लिए ऑर्क्स को रूल करना चाहता है। हालांकि अडार और ऑर्क्स सौरॉन पर भरोसा नहीं करते। वो कहता है मिडिल अर्थ जीतने की जंग में बहुत सारे ऑर्क्स को मरना पड़ेगा। सब दबी जुबान में सौरॉन के खिलाफ बोलने लगते हैं। इनफैक्ट एक ऑर्क पीछे से आकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो खुद डार्क लॉर्ड है, उसका मरना इतना आसान नहीं है और वो इस ऑर्क को आसानी से मार डालता है। अडार डार्क लॉर्ड का ताज उठाकर सौरॉन को पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। सौरॉन ताज पहनने के लिए घुटनों के बल बैठकर अपना सिर झुकाता है और अडार उसी ताज के नुकीले हिस्से से उस पर हमला करता है। फिर सब मिलकर सौरॉन को बड़े ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं। सब कन्विंस हो जाते हैं कि सौरॉन मर चुका है। तभी उसकी लाश से एक बिजली सी चमकती है और उसकी बॉडी गायब हो जाती है। उसका खून बहते हुए जमीन के अंदर इकट्ठा होने लगता है। उस खून से एक कीड़े जैसा क्रीचर बन जाता है। ये कीड़ा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वहां पहुंचने वाली हर जिंदगी को निगल लेता है। आखिरकार जब उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस जगह को छोड़ सके, तब फाइनली वो बाहर आता है और सड़क पर पहुंचता है। यहाँ पर वो एक टांगे के टायर से निपट जाता है और टांगे वाले को अपना शिकार बनाने के बाद फिर से इंसान का रूप ले लेता है। ये सब करने में सौरॉन को कई 100 साल लग जाते हैं। इसके बाद वो साउथलैंड्स के रिफ्यूजीज के एक काफिले में शामिल होता है। वो ऑर्क्स की तबाही की वजह से अपना इलाका छोड़कर सेफ्टी के लिए कहीं और जा रहे थे। जब इन लोगों की शिप पर समंदर का एक खतरनाक क्रीचर हमला करता है, तो सौरॉन उर्फ हैलब्रांड एक मरते हुए आदमी के पास से साउथलैंड्स के शाही खानदान की निशानी चुरा लेता है। इसी समंदर में उसकी मुलाकात गैलाड्रियल से होती है। आपको याद होगा कि सीजन 1 के स्टार्टिंग में ही गैलाड्रियल को समंदर के रास्ते वेलेनोर भेजा जा रहा था और गैलाड्रियल अपनी शिप से कूद गई थी। तब उसे जिस राफ्ट पर जगह मिली थी, पनाह मिली थी, उस पर हैलब्रांड भी पहले से मौजूद था। ओके, तो प्रेजेंट में आते हैं। सौरॉन अब भी हैलब्रांड वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा है। वो खुद को ऑर्क्स के हवाले कर देता है क्योंकि उसे अडार से कुछ डील करनी है। अडार ने उसे जंग में देखा था, इसीलिए वो बस ये जानता है कि वो साउथलैंड्स का राजा है। साउथलैंड्स के लोगों को आज़ाद करवाने के बदले हैलब्रांड अडार को सौरॉन के बारे में जानकारी देने का वादा करता है। हमें यह भी समझ में आता है कि अडार ने भले ही ऑर्क्स को कन्विंस कर लिया हो कि सौरॉन मर चुका है, लेकिन उसके खुद के दिल में अभी इस बात को लेकर डाउट है। अडार के इशारे पर वॉल्ड्रेग हैलब्रांड को बंदी बनाकर बहुत टॉर्चर करता है। उसे एक वॉर्क से डराने की कोशिश भी करता है, मगर उसे मालूम नहीं है जिसे उसने बंदी बनाया है वो तो खुद ही डार्क लॉर्ड सौरॉन है। बाय द वे, ये वही वॉल्ड्रेग है जो सौरॉन का फॉलोअर था। इसी ने सौरॉन की तलवार को सही जगह फिट किया था। इसी के बाद ज्वारभाटा आया था, जिससे साउथलैंड्स और न्यूमेनोर की फौज ने बहुत नुकसान सहा। इसी की वजह से अडार और उसकी ऑर्क्स आर्मी ने हारी हुई बाजी जीत ली। मगर किस्मत का खेल देखिए, वॉल्ड्रेग ने अडार को ही डार्क लॉर्ड समझ लिया है और जिसका भक्त उसे होना चाहिए था उसे ही वो टॉर्चर कर रहा है। खैर, हैलब्रांड टूटता नहीं है और आखिरकार अडार उससे बातचीत के लिए राजी हो जाता है। वो अडार को बताता है कि सौरॉन जिंदा है, लेकिन किस फॉर्म में है उसे ये नहीं पता। वो अडार से कहता है एल्स के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल वो करेगा और सौरॉन के बारे में और बातें पता करके अडार को बताएगा। जब अडार हैलब्रांड को कैंप से आज़ाद करता है तो वो उसी वॉर्क से वॉल्ड्रेग को मरवाता है, जिससे वो हैलब्रांड यानी सौरॉन को डरा रहा था। यहाँ से निकलकर सौरॉन एरिग्योन जाता है, लेकिन कैलिब्रिम्बोर उससे मिलने से इनकार कर देता है।
सौरॉन उसके महल पर तब तक धरना दिए रहता है जब तक कैलिब्रिम्बोर आकर उससे मिल नहीं लेता। कैलिब्रिम्बोर को यह भी नहीं पता है कि उसने जो 3 रिंग्स बनाई थी उनका असल में क्या हुआ, और इसी क्यूरियोसिटी का हेलब्रांड फायदा उठाता है। कैलिब्रिम्बोर उसे महल के अंदर ले जाता है ताकि वो उससे रिंग्स के बारे में जान सके। इसके बाद सौरॉन खुद को कैलिब्रिम्बोर के सामने अनातर द लॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स के तौर पर पेश करता है, जिसे वलार की तरफ से मिडल अर्थ की मदद के लिए भेजा गया है। बेसिकली इस यूनिवर्स को बनाने वाले गॉड एरू इलवितर ने जब इस दुनिया की कल्पना की तो वलार और मैयार 2 तरह की शक्तियों को इसे साकार करने के लिए भेजा। वलार रूलर हुआ करते थे और मैयार उनके सेवक। उन्हीं वलार में से एक था मॉर्गोथ, जिससे अपनी ताकत पर इतना गुरूर हो गया कि वो मिडल अर्थ को अपने हिसाब से ढालने लगा। उसी मॉर्गोथ का सेवक था सौरॉन। मॉर्गोथ की मौत के बाद उसकी सल्तनत पर सौरॉन कब्जा करना चाहता था, लेकिन जैसा कि आपने देखा ये इतना आसान नहीं था। वैसे अगर आप इस दुनिया की और भी बेसिक बातें जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने अर्डा नाम का एक वीडियो बनाया है, ऊपर इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक अवेलेबल है। सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को अपनी झूठी बातों में फंसाते हुए दुनिया को सौरॉन से बचाने के लिए यहाँ के एल्व्स, ड्वार्फ्स और इंसानों के लिए रिंग्स ऑफ पावर बनाने को कहता है, और इसकी शुरुआत वो ड्वार्फ से करेंगे। कैलिब्रिम्बोर ऐसा करने से झिझकता है क्योंकि एल्व्स नहीं चाहते ड्वार्फ्स या मेन के पास रिंग्स हों। वो मानते हैं इनके हाथों में ऐसी शक्ति देने पर करप्शन की गुंजाइश बढ़ जाएगी, लेकिन वो कहता है कि मिडल अर्थ के सभी लोगों के पास डार्क लॉर्ड सौरॉन से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। एल्व्स के राजा नहीं चाहते इंसानों और ड्वार्फ्स के लिए रिंग्स बने, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है। कैलिब्रिम्बोर उसके झांसे में आ जाता है और राजा गिल-गलैड के लिए एक चिट्ठी लिखकर अपना काम बंद करने की बात करता है, ताकि उसे और अनातर को अपना काम पूरा करने के लिए वक्त मिल जाए। फर्स्ट 3 एपिसोड्स में सौरॉन की कहानी यहीं तक पहुंची है। अब चलते हैं गैलाड्रियल के पास, जिसने सौरॉन को अपना दोस्त समझ लिया था, जिसे मारना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। एलरॉन्ड को भी इस बारे में पता चल चुका है। वो एल्व्स के राजा को गैलाड्रियल का ये सच बता देता है। जब गिल-गलैड को गैलाड्रियल से दुनिया में सौरॉन की वापसी के बारे में पता चलता है, वो डिसाइड करते हैं कि एल्व्स और इस दुनिया को बचाने के लिए उन्हें उन 3 एल्वन रिंग्स का इस्तेमाल करना होगा, जिन्हें खुद सौरॉन की मदद से बनाया गया है। फिलहाल ये रिंग्स एलरॉन्ड के पास हैं और वो नहीं चाहता उनका इस्तेमाल हो। उसे डर है कि ये रिंग्स सौरॉन की चाल हो सकती हैं। वो भागकर किर्डन द शिपराइट लॉर्ड ऑफ द ग्रे हेवेंस के पास पहुंचता है। किर्डन रिंग से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने का वादा करते हैं। गैलाड्रियल एलरॉन्ड को ढूंढ निकालती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है सौरॉन ने इन रिंग्स को हाथ नहीं लगाया है, इसीलिए ये रिंग्स उसके इन्फ्लुएंस से बची हुई हैं। लेकिन वो पलटकर कहता है कि क्या तुम खुद सौरॉन के इन्फ्लुएंस से बची हो? इस बात में वजन भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं गैलाड्रियल को कई डार्क विजन्स आते हैं। किर्डन रिंग्स को डिस्ट्रॉय करने जा चुके हैं। एल्व्स को समझ आ गया है ना तो रिंग्स मिलने वाली हैं और ना ही लिंडन के सुनहरे पेड़ को बचाया जा सकता है। वो मिडल अर्थ छोड़कर अपने घर वेलेनोर लौटने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाते, किर्डन रिंग्स लेकर वापस आ जाते हैं। उनकी ताकत देखकर किर्डन को लगता है कि इन रिंग्स को डिस्ट्रॉय करना सही नहीं होगा, बल्कि इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। वो एक रिंग खुद पहन लेते हैं और बाकी की 2 रिंग्स गैलाड्रियल और एल्विन किंग गिल-गलैड को सौंपते हैं। तीनों के ये अंगूठियां पहनते ही लिंडन का गोल्डन ट्री फिर से जी उठता है। आगे गैलाड्रियल को अपने विजन्स में दिखाई देता है कि सौरॉन ने कैलिब्रिम्बोर को मार दिया है। गिल-गलैड से बातचीत होने पर उसे पता चलता है एल्व्स के राजा को भी तबाही वाले विजन्स दिख रहे हैं। उन्होंने कैलिब्रिम्बोर को खबर भी पहुंचाई थी, पर उन्हें शायद कोई मैसेज नहीं मिल पाया, ना ही कैलिब्रिम्बोर का कोई खत इन तक पहुंचा है। गैलाड्रियल को लगता है कैलिब्रिम्बोर खतरे में है। वो राजा से एरिग्योन जाने की परमिशन मांगती है। गिल-गलैड को डर है गैलाड्रियल सौरॉन के माइंड गेम्स में बुरी तरह उलझ सकती है, इसीलिए वो उसे अकेले जाने की इजाजत नहीं देते। पहले तो एलरॉन्ड उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन किर्डन के समझाने पर मान जाता है। हालांकि इस बार गैलाड्रियल इस यूनिट की कमांडर नहीं होगी, बल्कि एलरॉन्ड इसे लीड करेगा। अब चलते हैं नॉरी और स्ट्रेंजर के पास।
पिछले सीजन में हारफुट्स ने अपनी खाना बदोश जिंदगी जारी रखी थी और नॉरी को स्ट्रेंजर के साथ उसके सफर पर चलने की इजाजत मिल गई थी। तो अभी फिलहाल ये दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंजर अपना ठिकाना रूइन ढूंढना चाहता है। हमें ये तो नहीं बताया जाता कि कितना वक्त बीत चुका है, पर हम अब उसे इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं। नॉरी डेफिनेटली अच्छी टीचर होगी, क्योंकि स्ट्रेंजर पहले अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल पाता था। उसे सपने में एक जादुई छड़ी की झलक दिखती है, लेकिन जैसे ही वो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे खतरनाक फ्यूचर की झलकियां नजर आने लगती हैं। जब स्ट्रेंजर और नॉरी रून की तरफ बढ़ते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। नॉरी के कहने पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक पेड़ पर फल उगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पेड़ ब्लास्ट हो जाता है। इसके अंदर से बहुत से कीड़े निकलते हैं। ये दोनों इन कीड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर स्ट्रेंजर को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि पॉपी थी, जो एक नक्शा लेकर इस सफर में उनकी मदद करने आई है। इस बीच हम देखते हैं कुछ नकाबपोश घुड़सवार इनका पीछा कर रहे हैं। ये वेस्टर्न रूल में मौजूद किसी ताकतवर शख्सियत के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। हमें पता चलता है सीजन 1 में जो 3 औरतें स्ट्रेंजर को सौरॉन समझकर उसके पीछे लगी हुई थीं, वो भी इसी ताकतवर शख्स के इशारे पर काम कर रही थीं। आपको याद होगा, उन्होंने स्ट्रेंजर को सौरॉन समझकर उसके आगे घुटने टेके थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सौरॉन नहीं है, तो उनका एटीट्यूड भी पूरी तरह से बदल गया था। वो उसे दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगी। हमें समझ में आता है कि दरअसल स्ट्रेंजर इस्तर है। इस्तर बेसिकली जादूगर होते हैं। ये मैयार हैं जिनके पास बहुत शक्तियां होती हैं। सौरॉन भी एक मैयार ही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके पास कितनी पावर हो सकती है। इन्हें डर है कि अगर स्ट्रेंजर को अपनी असली पहचान का पता चल गया तो वो एक ताकतवर दुश्मन बन जाएगा। नकाबपोशों का कहना है वो स्ट्रेंजर को बंदी बना लेंगे, क्योंकि उसके साथ घूम रही दोनों बच्चियां उसकी कमजोरी हैं। अगर वो इन बच्चियों को मारने की धमकी देंगे तो स्ट्रेंजर के पास उनके साथ आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। पॉपी को रूइन का एक शॉर्टकट मिलता है, लेकिन रास्ता वीरान है। वो पहले तो इस पर ना जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि कुछ नकाबपोश उनका पीछा कर रहे हैं, तो उन्हें मजबूरन इसी रास्ते से जाना पड़ता है। इस बंजर और सूखी धरती से गुजरते हुए स्ट्रेंजर पानी की कमी से बेहोश हो जाता है। पॉपी और नोरी कुछ ही दूरी पर एक कुआं देखती हैं और उसे खींचकर वहां ले जाती हैं। जैसे ही वो कुएं से पानी खींचते हैं, रस्सी से बंधी घंटियां बजने लगती हैं और घुड़सवारों को पता चल जाता है। स्ट्रेंजर पानी पीकर होश में आ जाता है और वहां मौजूद एक छड़ी लेकर कोई मंत्र पढ़ता है। ऐसा करने पर एक बवंडर शुरू होता है। ये घुड़सवारों को आगे नहीं बढ़ने देता। स्ट्रेंजर ने इस बवंडर की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन उसे इस पर काबू पाना नहीं आता। इसी वजह से नॉरी और पॉपी भी बवंडर की चपेट में आ जाती हैं। अगली स्टोरी लाइन डॉर्फ्स की है। मिडिल अर्थ के नक्शे पर हमें दिखाया जाता है कि माउंट डूम का अंधेरा धीरे धीरे काजाडूम की तरफ बढ़ रहा है। आपको याद होगा, पिछले सीजन में अपने पिता किंग ड्यूरिन की नाफरमानी के चलते ड्यूरिन द फोर्थ को डिसोन किया गया था। वो डिसा के साथ शॉपिंग कर रहा है। इसी दौरान वहां एक भूकंप आता है और इस रियासत में रोशनी आने का हर सोर्स बंद हो जाता है। किंग ड्यूरिन से मिलने पर डिसा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो रोशनी का रास्ता खोलने के लिए गाती है, मगर पहाड़ को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। डिसा को लगता है माउंटेन से उनका कनेक्शन खो चुका है। वो अपने पति को समझाती है अपनी रियासत को बचाने और इस मुसीबत का सल्यूशन निकालने के लिए उसे अपने पिता से सुलह कर लेनी चाहिए। मगर बाप बेटे दोनों जिद्दी हैं, इसीलिए उनमें से कोई भी पहल करने के लिए राजी नहीं है। इसके बाद ड्यूरिन द फोर्थ को कैलिब्रिम्बोर का मैसेज मिलता है। उसे एरेगियन आने के लिए कहा गया है। लेटर में बताया गया है कि उनके पास ड्वार्फ्स की इस नई मुसीबत का हल है। जब वो मिलते हैं तो कैलिब्रिम्बोर काजाडूम में मौजूद मिथ्रिल का इस्तेमाल करके हर ड्वार्फ लॉर्ड के लिए रिंग ऑफ पावर बनाने का ऑफर देता है। उसे बताया जाता है इन रिंग से उनके पहाड़ ठीक हो सकते हैं और रोशनी वापस आ सकती है। ड्यूरिन अपने पिता को इस डील के बारे में बताता है और इसी बहाने उनके बीच फाइनली सुलह हो जाती है। भले ही उनके बेटे को कैलिब्रिम्बोर के सोल्यूशन पर शक है, लेकिन फिलहाल किंग ड्यूरिन के पास अपने लोगों को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। वो कैलिब्रिम्बोर का ऑफर मंजूर कर लेते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इंसानों पर तो हम अभी आए ही नहीं। इसिल्डर के पिता एलेंडिल उसकी मौत का शोक मना रहे हैं।
वो अपनी फौज के साथ न्यूमेनॉर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसिल्डुर का घोड़ा बेरिक वापस जाने से इनकार करता है। आखिरकार उसे आज़ाद कर दिया जाता है। बेरिक इसिल्डुर की स्मेल पहचानता है, इसीलिए उसके डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। इस दौरान उसका सामना कुछ ऑर्क से होता है। उन्हें धूल चटाकर वो ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंचता है। हमें पता चलता है इसिल्डुर जिंदा है, लेकिन शेलॉब के जाल में फंसा हुआ है। शेलॉब एक विशालकाय स्पाइडर है और यहाँ पर इसिल्डुर के अलावा कई ऑर्क्स भी फंसे हुए हैं। बेरिक इसिल्डुर को आज़ाद करवाता है। इसिल्डुर और शेलॉब के बीच लड़ाई होती है और इसिल्डुर बचते हुए गुफा से बाहर आ जाता है। इसिल्डुर और बेरिक न्यूमेनॉर के बेस कैंप की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान इसिल्डुर की मुलाकात एस्ट्रिड से होती है। ये लड़की अपने लापता मंगेतर की तलाश कर रही है। वो इसिल्डुर से कहती है कि न्यूमेनोरियंस वहां से जा चुके हैं और अब उन्हें कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों एक पुरानी न्यूमेनोरियन बस्ती की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक जख्मी इंसान मिलता है। ये दरअसल एम्बुश है। अडार के फॉलोअर्स उन पर हमला करते हैं। इसिल्डुर और एस्ट्रिड तो बच जाते हैं, लेकिन बेचारा बेरिक उनका बंदी बन चुका है। इस लड़ाई में उन्हें एरेंड्योर से मदद मिलती है। ये तीनों साउथलैंड्स के नए बेस पेलारगिर जाते हैं। यहाँ वो ब्रॉनविन के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। साउथलैंड्स में हुई जंग में ब्रॉनविन जख्मी हो गई थी। हमें पता चलता है कि धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब हो गई और फिर वो मर गई। थियो अपनी माँ की मौत से बेहद गुस्से और गिल्ट में है। वो अपना गुस्सा एरेंडियर पर निकालता है। वो कहता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अब जब मेरी माँ की मौत हो चुकी है तो जो कनेक्शन था वो भी ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। बाद में थियो इसिल्डुर से मिलता है और बेरिक को बचाने में मदद करने का ऑफर देता है। वो रात में दुश्मन के कैंप में घुसपैठ करने का प्लान बनाते हैं। थियो से मिलने से पहले इसिल्डुर और एस्ट्रिड एक इमोशनल मोमेंट भी शेयर करते हैं। दोनों अपने सेल्फ गिल्ट के बारे में बात करते हैं। हमें पता चलता है इसिल्डुर की माँ उसी की वजह से मरी थी, लेकिन उसने अब तक इस बारे में किसी को नहीं बताया है। खैर, इसिल्डुर थियो के साथ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं एस्ट्रिड की गर्दन पर भी अडार की मोहर है। इसे छुपाने के लिए वो इसे जला रही है। अडार के फॉलोअर्स के कैंप में इसिल्डुर को बेरिक मिलता है। वो धीरे धीरे उसकी रस्सियां खोलने लगता है। थियो कैंप के लोगों का ध्यान बटाने के लिए उनके सामने आ जाता है और उन्हें झूठ बोलता है कि वो अडार का फॉलोअर है। इससे इसिल्डुर और बेरिक को भागने का मौका मिलता है, लेकिन अडार के लोग थियो पर भरोसा नहीं करते और उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान ऐसा लगता है कि खुद जंगल ही जी उठा है। ये एंट्स हैं जिन्हें आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा होगा। एंट्स ने कैंप पर हमला कर दिया है और अडार के फॉलोअर्स के साथ साथ थियो को भी कैप्चर कर लिया है। थियो की मदद की पुकार सुनकर इसिल्डुर बेरिक के साथ वापस कैंप की तरफ दौड़ता है। उधर न्यूमेनॉर लौटने के बाद एलेंडिल और मेरियल किंग तार पलांतर के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। जैसे ही मेरियल अपने पिता और ऑर्क्स के खिलाफ लड़ाई में मारे गए लोगों के लिए शोक जाहिर करती है, उसे एक शहीद सैनिक की मां का गुस्सा झेलना पड़ता है। उस औरत को गले लगाकर मेरियल उसे शांत करती है और दोनों साथ मिलकर शहीदों के लिए शोक मनाते हैं। रात में मेरियल अपने पिता की चीज़ों में से एक कंगन निकालकर उसे अपने पास रख लेती है। इसी दौरान फेराजॉन उसके कमरे में आता है। उसके पास 2 ड्रेसेस हैं, एक वाइट और एक रेड। वो सजेस्ट करता है कि कल कोरोनेशन के मौके पर आपको ये लाल लिबास पहनना चाहिए, लेकिन मेरियल सफ़ेद रंग चुनती है क्योंकि उसके पिता भी सफ़ेद रंग ही पहनते थे और उसे लग रहा है कि ये डिसेंट रहेगा। वहीं कहीं आसपास फेराजॉन का बेटा केमिन मेरियल के कोरोनेशन की बात से चिढ़ा हुआ है, लेकिन फेराजॉन उसे क्वीन रीजेंट के खिलाफ बुरा बोलने से मना करता है। वो नहीं चाहता उन पर गद्दारी करने का शक पैदा हो। इसी दौरान इसिल्डुर की बहन एरियन, जो मेरियल को इसिल्डुर की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है, बताती है कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो पब्लिक सेंटिमेंट को फेराजॉन के पक्ष में कर सकता है। इस बातचीत के दौरान वहाँ इसिल्डुर का दोस्त वेलेंडिल भी मौजूद होता है। मेरियल का अपमान उसे अच्छा नहीं लगता। वो उनकी बातचीत को बीच में रोककर क्वीन रीजेंट की तारीफ करता है। साथ ही केमिन को धमकी देता है कि वो अपनी जुबान बंद रखे, वरना उसे अपने लिए कोई अस्पताल ढूंढना पड़ेगा। कोरोनेशन के मौके पर एरियन क्वीन रीजेंट पर एक जादुई एल्विन सीइंग स्टोन यानी पेलंतर का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाती है। न्यूमेनॉर में एल्व्स से दोस्ती करना और एल्व्स की बनाई चीज़ों का इस्तेमाल करने को अच्छा नहीं माना जाता। फेराजॉन ऐलान करता है कि न्यूमेनॉर का सच्चा रूलर कभी भी किसी एल्विश टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो इस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की मांग करता है। मेरियल मानती है कि उसने पेलंटर का इस्तेमाल किया। वहाँ खड़ी भीड़ उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देती है।
तभी एक बहुत बड़ा बाज यानी ईगल यहाँ पर प्रकट होता है। फेराजॉन खुद उस बाज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और लोगों में ये मैसेज जाता है कि बाज उसको सपोर्ट कर रहा है। न्यूमेनोरियंस जोर जोर से फेराजॉन के नाम से नारेबाजी शुरू कर देते हैं और ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए। जो भी बात है, जो भी आपके मन में विचार हैं, वो कमेंट्स के ज़रिए बताइए। और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो होम पेज पर जाइए, वहाँ ज्वाइन बटन है, उसे टैप करिए और वॉच रोज के मेंबर बन जाइए। बाय।